गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक की सबसे पहली पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है जो एक अमेरिकन पोएट है। एक्चुअली अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट अक्सर जीवन की सच्चाइयों के बारे में लिखता है, रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में लिखता है, और इस पोएम में भी इसने अपना यही स्टाइल विद्यमान रखा है। लाइफ और रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में लिखने की कोशिश की है। इसका थीम आज के करंट थीम से मिलता जुलता है। जिस तरह से आज पूरे संसार में एक नेगेटिव माहौल फैला हुआ है, तो इस नेगेटिव माहौल से भी किस तरह से पॉजिटिव चीज़ें निकाली जा सकती हैं, इसी थीम को लेकर, इसी थीम से संबंधित ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग हम क्लियर करते हैं। वर्ड मीनिंग इसमें स्नो वर्ड है जिसका अर्थ होता है बर्फ़, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और डस्ट का अर्थ होता है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ़ के छोटे छोटे कण होते हैं। तो इस पोएम का अर्थ है बर्फ़ के छोटे छोटे कण, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो। पहला पहरा इसका हम पढ़ते हैं। पहला पहरा देखिए आप। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अर्थात द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी, कहता जिस तरह से एक कौवे ने, एक क्रो ने मेरे ऊपर झाड़ दिया। शूक डाउन का अर्थ होता है, शूक डाउन वर्ड मीनिंग में देखिए आप, शूक डाउन का अर्थ होता है झाड़ देना कोई भी चीज़, और दूसरा वर्ड है इसमें हेमलॉक जो आगे आएगा। तो कहते जिस तरह से एक क्रो ने मुझ पे झाड़ दिया। क्या झाड़ दिया आगे देखिए। द डस्ट ऑफ स्नो, कहता बर्फ़ के छोटे छोटे कण मेरे ऊपर झाड़ दिए फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से। जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर छोटे छोटे कण बर्फ़ के झाड़ दिए। बात पूरी, अभी आधी बात हुई है इस पहरे में, अगले पहरे में ये बात पूरी भी होगी। तो इसके इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है वो एक तो शूक डाउन है। शूक डाउन का अर्थ आपको मैंने पहले बताया कि झाड़ना होता है, और हेमलॉक एक ट्री होता है, एक पॉइजनस ट्री होता है, POISONOUS, पॉइजनस। स्पेलिंग साफ नज़र नहीं आ रही होगी तो आप नोट करते रहें। जितने भी वर्ड मीनिंग इसमें बताए जाएंगे, जिस तरह से आप क्लास में नोट करते रहते हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो आप साथ साथ नोट करते रहें, सभी बच्चों से गुजारिश है। तो हेमलॉक का मतलब होता है कि एक पॉइजनस ट्री, एक जहरीला पेड़ होता है। तो इसमें आपने पहले पहरे में देखा है कि बड़ी ग्लूमी, बड़ी नेगेटिव, बड़ी एक टेंशन वाली या एक उदासी वाला माहौल कवि ने क्रिएट किया है, क्योंकि क्रो एक बैड ओमन का प्रतीक है। बैड ओमन मतलब अपशकुन का प्रतीक है। और दूसरा हेमलॉक ट्री एक जहरीला पौधा है। जहरीला जो मृत्यु का प्रतीक होता है। वैसे तो स्नो जो बर्फ़ होती है ठंडे देशों में वो भी मृत्यु का प्रतीक ही होती है। तो इस तरह से पूरे पहरे में, पहले पहरे में कवि ने जो माहौल बनाया है, बहुत सैडनेस का, बहुत ग्लूमी, बहुत टेंशन वाला माहौल क्रिएट किया है। कहता जिस तरह से एक कौवा मेरे ऊपर, एक जहरीले पेड़ जिसका नाम हेमलॉक ट्री है, उसके ऊपर से कुछ बर्फ़ मुझ पे झाड़ देता है, तो उससे क्या होता है ये हम अगले पहरे में देखेंगे। सबसे पहले अब इसकी हमने ट्रांसलेशन करी है, इसके बाद इसकी हम एक लिटरेरी डिवाइसेस की बात करेंगे। लिटरेरी डिवाइसेस पहले पहरे की हैं, देखिए आप। लिटरेरी डिवाइसेस का पहरा मैंने अलग से बनाया है। राइम स्कीम इसमें ए बी इस्तेमाल हुई है। ए बी राइम स्कीम का अर्थ है कि जो हम पहली लाइन देते हैं ये क्रो पे ख़त्म होती है, तो इसको हम ए मार्क करते हैं, और क्रो से मिलता हुआ वर्ड अगली लाइन में अंतिम वर्ड कौन सा है इन चारों लाइंस में ये हम देखेंगे, उसको भी हम ए मार्क करेंगे। तो क्रो मी की रिदम इससे नहीं मिलती है, तो इसको हम ए नहीं देंगे। स्नो, क्रो स्नो से इसका मिलता है, स्नो से इसकी रिदम मिलती है, तो इसलिए स्नो को हम इसके साथ जोड़ेंगे और इसको भी हम ए मार्क करेंगे, ठीक है ना। तो ए
दूसरी लाइन हमारे पास है मी की जो राइम स्कीम है उसको हम बी मार्क करेंगे और मी के साथ ट्री मिलता है, क्रो स्नो मी ट्री, इसको भी हम बी मार्क करेंगे। इस तरह से जो राइम स्कीम आई है वो पहले पहरे की ए बी आई है। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। इससे आगे हम देखते हैं। इसके बाद दूसरी बात है इसमें एंजेबमेंट। एंजेबमेंट का इसमें प्रयोग किया गया है। एंजेबमेंट का अर्थ होता है कि एक ही सेंटेंस जब एक लाइन या एक से ज़्यादा लाइन में वही सेंटेंस चलता रहता है कविता की, तो उसको हम एंजेबमेंट कहते हैं। जैसे कि पूरे पहरे में भी अर्थ कंप्लीट नहीं हुआ अब तक, इसमें इसने कहा है कि जिस तरह से कौवे ने हेमलॉक के पेड़ से कवि के ऊपर, मी मीन्स कवि के ऊपर डस्ट के इसके स्नो के पार्टिकल यानी कि बर्फ़ के कण झाड़ दिए हैं, यानी कि आधा सेंटेंस हुआ तो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, सेंटेंस पूरा 4 लाइन में भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे एंजेबमेंट है। जब कोई भी एक लाइन 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस तक पहुँच जाता है उसका लाइन का सेंटेंस और अर्थ कंप्लीट नहीं होता, तो उसमें एंजेबमेंट आ जाता है। तो एंजेबमेंट इसके अंदर है। दूसरी बात इसमें एसोनेंस है। एसोनेंस होता है जब हमारे पास 2 तरह के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, एक कॉन्सोनेंट होता है और दूसरा हमारे पास वाउल्स होते हैं। तो जब वाउल्स का रेपिटेशन होता है एक ही लाइन में, तो उसको हम एसोनेंस बोलते हैं। जैसे सेकंड लाइन आप देखोगे, शूक डाउन ऑन, डाउन और ऑन में ओ शब्द का रेपिटेशन हुआ है और शूक में भी ओ अल्फ़ाबेट का रेपिटेशन हुआ है, पुनरुक्ति हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे जो लिटरेरी डिवाइस मिलेगी वो एसोनेंस मिलेगी। स्पेलिंग नोट करते रहें सभी बच्चे, ASSONANCE, एसोनेंस। तो ये 3 तरह की इस पहले पहरे में लिटरेरी डिवाइसेस आपके पास आई हैं। वर्ड मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिए हैं। शूक डाउन का अर्थ झाड़ना होता है, हेमलॉक का अर्थ पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है, और इसमें सिंबोलिज्म का इस्तेमाल हुआ है। क्रो जो एक अपशगुन का प्रतीक है, बैड ओमन्स का प्रतीक है, हेमलॉक ट्री भी बैड ओमन्स का प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है, जहरीला पेड़ है। स्नो भी पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बैड ओमन ही होता है, वो भी मृत्यु का प्रतीक होता है, क्योंकि सब कुछ समाप्त हो जाता है, सारे पेड़ पौधे, सारी प्रकृति समाप्त हो जाती है, बर्फ़ के नीचे ढक जाती है। तो ये सारा कुछ एक टेंशन वाला, एक सैडनेस वाला माहौल क्रिएट करता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। पहले पहरे में कवि ने बताया कि जिस तरह से कौवे ने मुझ पर हेमलॉक के पेड़ से कुछ बर्फ़ के कण मुझ पे झाड़ दिए, तो क्या हुआ, हैज़ गिवन, अगला पहरा देखेंगे आप, सेकंड पहरा देखेंगे, हैज़ गिवन माई हार्ट, MY माई है, ये क्लियर लिखा नहीं हुआ है, आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, स्पेलिंग में बता देता हूँ, MY हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। कहता जिस तरह से कौवे ने मुझ पे बर्फ़ के कण झाड़ दिए हैं, उसने मेरे मूड को चेंज कर दिया है, मेरे दिल में, मेरे हार्ट में चेंज कर दिया है, अर्थात मेरा मूड चेंज कर दिया है, मेरा मन चेंज कर दिया है। जो सैड था, बहुत ज़्यादा उदास था, मेरा दिल कुछ भी करने का नहीं कर रहा था, लग रहा था कि सारा दिन मेरा वेस्ट हो जाएगा इसी मूड की वजह से, तो उसने मेरा मूड चेंज कर दिया है। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड चेंज कर दिया है, मेरा मन खुश कर दिया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और कहता जो मेरा दिन नष्ट होने वाला था, जिसके ऊपर मैं पछताने वाला था, रूड का अर्थ होता है पछताना, वर्ड मीनिंग में आप देख सकते हो, रूड का अर्थ हमने रेग्रेट लिखा है, पछताना लिखा है, नष्ट भी कह सकते हैं हम। कहता जो मेरे दिन का कुछ हिस्सा नष्ट होने वाला था और उस पे मैं पछताने वाला था, तुमने उसे ये बर्फ़ के कण मुझ पे झाड़ कर एकदम से चेंज कर दिया है, मेरा मूड बना दिया है, बहुत खुश कर दिया है मुझे। तो पूरी
दो ही पहरे इस कविता के हैं, बड़ी छोटी सी कविता है लेकिन बहुत बड़ी सीख, रियलिटी ऑफ लाइफ इसमें आपके सामने रखी है। पहले पहरे में कहा, जिस तरह से एक कौवे ने मुझ पे बर्फ़ के कण झाड़े और उस बर्फ़ के कण जब मुझ पे पड़े, दूसरे पहरे में कहता है उसने मेरे मूड को चेंज कर दिया और मेरा दिन नष्ट होने से बचा लिया, जिस पे शायद मुझे पछताना पड़ सकता था। रूड का अर्थ आप नोट कर लेंगे। रूड का अर्थ रेग्रेट होता है, पछताना होता है। अब इसकी लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं हम। लिटरेरी डिवाइस में आप देखिए, सेकंड पहरे की लिटरेरी डिवाइस है। राइम स्कीम उसी तरह से चलेगी। पहले में हमने जैसे ए बी दिया था, तो इसमें हमने सी डी दिया है। राइम स्कीम दूसरे पहरे की जो रही है वो सी डी रही है, क्योंकि इसमें भी उसी तरह से जो राइम स्कीम चलती रही है। जैसे हार्ट है, पहली लाइन में हार्ट है, हार्ट का पार्ट के साथ मिलता है, तो अगर ए बी हम यूज़ कर चुके हैं पोएम में, तो अगला हम सी यूज़ करेंगे। हार्ट और पार्ट दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों को हम सी देंगे। और मूड की रिदम रूड से मिल रही है, मूड रूड, तो सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो इसको हम डी देंगे। अंडरस्टैंड? तो इसकी राइम स्कीम सी डी बनती है। लिटरेरी डिवाइस में आती हैं ये सारी बातें। आपको जब पहरा आपके पास इसका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, तो उसमें आपको ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप इन चीज़ों को भी नोट करते चलेंगे। तो राइम स्कीम इसमें सी डी आएगी। उसके बाद इसमें एलिट्रेशन आता है। इस पहरे की फर्स्ट और थर्ड लाइन में एलिट्रेशन आता है। एलिट्रेशन एक तरह से अनुप्रास अलंकार होता है, आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा अनुप्रास अलंकार के बारे में। फर्स्ट और थर्ड लाइन में जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट लाइन में हैज़ गिवन माई हार्ट, तो इसमें हैज़ है का प्रयोग हुआ है, हैज़, और हार्ट में भी है का प्रयोग हुआ है। हिंदी में हम समझेंगे, हा शब्द का उच्चारण बार बार हुआ है, हैज़ हार्ट 2 बार हुआ है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एलिट्रेशन। स्पेलिंग आप नोट कर सकते हो, ALL मतलब ALLITERATION, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का अर्थ है अनुप्रास अलंकार। तो एच शब्द का या हा साउंड का इस्तेमाल इसमें 2 बार हुआ है। इसी तरह से थर्ड लाइन में भी है। एंड सेव्ड सम, सेव्ड और सम, सा वर्ड का सा साउंड का इस्तेमाल इसमें भी रिपीट हुआ है। तो इन दोनों लाइनों को देखते हुए इसमें हम कहेंगे कि इसमें एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है। एलिट्रेशन के बाद इसमें कॉन्सोनेंस का प्रयोग हुआ है। एंसोनेंस और कॉन्सोनेंस होता है। पिछले पहरे में हमने एंसोनेंस के बारे में बताया था, जिसमें वाउल्स को रिपीट किया जाता है, तो उसमें एसोनेंस होता है। और कॉन्सोनेंस मतलब जिसमें कॉन्सोनेंट का प्रयोग ज़्यादा होता है। कॉन्सोनेंट वाउल्स को छोड़ के जितने होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। AEIOU वाउल्स होते हैं, और इनको छोड़ के बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल इसमें बार बार हो रहा है, जैसे हैज़ और हार्ट में तो हुआ ही है, हैज़ गिवन माई हार्ट में। तो उसके बाद सेव्ड और सम में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। और इसके अलावा लास्ट लाइन आप देख सकते हो, डे ऑफ ए डे आई हैड रूड, तो डी अल्फ़ाबेट का या डी साउंड का जो इस्तेमाल है वो बार बार हुआ है। तो इसमें कॉन्सोनेंस का प्रयोग भी हुआ है। तो इस तरह से इस पहरे में 3 लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग हुआ है। राइम स्कीम, सी डी, एलिट्रेशन का प्रयोग फर्स्ट और थर्ड लाइन में हुआ है। कॉन्सोनेंस का प्रयोग इसमें किया गया है। ये हमारी कविता थी, पोएम थी, पहली पोएम, जिसका नाम आपको मैंने बताया कि डस्ट ऑफ स्नो है। डस्ट ऑफ स्नो पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है। दोबारा से आपको रिपीट करा रहा हूँ। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे, स्नो का अर्थ बर्फ़ है, डस्ट का अर्थ है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो है, बर्फ़ के छोटे छोटे कण होते हैं। दूसरे पहरे में रूड शब्द आपने लिया है। रूड शब्द डिफ़िकल्ट वर्ड्स में जिसका मीनिंग रेग्रेट होता है, पछताना होता है। तो इसका पूरी कविता का जो अर्थ है वो यही है, बड़ा सिंपल सा छोटा सा अर्थ है कि जिस तरह से एक कौवे ने मुझ पे
हेमलॉक के पेड़ से कुछ कण बर्फ़ के गिरा दिए तो उससे मेरे मूड में चेंज आया, मेरा मूड चेंज हो गया, मेरा मन खुश हो गया और जिससे मेरा जो दिन था वो नष्ट होने से बच गया, जिस पे शायद मुझे पछताना पड़ता। तो ये पूरी पोयम का अर्थ था। अब हम इसके थीम पर आते हैं। थीम ध्यान से आपको सुनना चाहिए। ये हमारे करंट जो सिचुएशन, बहुत नेगेटिव सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में चल रही है कोरोना वायरस की तरफ से, तो उससे भी हम ये सीख ले सकते हैं कि द पॉजिटिव थिंग्स कम्स आउट ऑफ नेगेटिव थिंग्स। पॉजिटिव थिंग्स कम्स आउट ऑफ नेगेटिव थिंग्स, वर्ड पूरा नहीं लिखा गया था। नेगेटिव थिंग्स कि तो पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव चीज़ों की ही देन होती है, उन्हीं से हमारे पास पहुंचती है पॉजिटिव चीज़ें। ये ज़रूरी नहीं है कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो आपको सिर्फ गलत चीज़ें ही देती हैं, नेगेटिव एटमॉस्फेयर ही देती हैं, आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव बातें छुपी होती हैं। जैसा कि इस कविता के माध्यम से कवि कहता है, कवि जैसे पहले पहरे में कहता है कि बहुत ज़्यादा ग्लूमी एटमॉस्फेयर है, बहुत ज़्यादा सैड एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे दो सिंबल्स का प्रयोग इसने किया है, क्रो और हेमलॉक ट्री, जो बैड ओमन्स समझे जाते हैं। बैड ओमन्स मीन्स नेगेटिव चीज़ें समझी जाती हैं, बुरी चीज़ें समझी जाती हैं। हेमलॉक ट्री जिस तरह से एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है जो मृत्यु का प्रतीक है, और क्रो है जो वो भी बैड ओमन है। बैड ओमन में आप शगुन है कौवे को भी, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम समझते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और उसी जो नेगेटिव चीज़ें थी, जो हेमलॉक ट्री था, बर्फ़ थी, या जो आप कह सकते हो कि क्रो था, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों ने, नेगेटिव चीज़ों ने मिलकर ही कवि के मूड को चेंज कर दिया और उसका दिन नष्ट होने से बचा लिया। सेम इसी तरह से आज की स्थिति है। कोरोना वायरस की वजह से हम सभी घरों में हैं, हमारे सारे काम धंधे रुके हुए हैं, सारा कुछ एकदम नेगेटिव माहौल है, डर का माहौल है कि कहीं हमें कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई रोग ना हो जाए। सभी लोग डरे हुए हैं। लेकिन इसमें भी हमें पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पहले हर रोज़ एक्सीडेंट में करीबन पूरे देश में 400 लोगों की मृत्यु हो जाती है, सीवर एक्सीडेंट्स होते थे। आज करीबन 21 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, इस तरह की कोई ख़बर हमें सुनने को नहीं मिली है, अर्थात एक्सीडेंट से होने वाली मृत्यु जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। इसके अलावा जो क्राइम था, क्राइम भी बहुत कम हो गया है, क्राइम बहुत बढ़ गया था, क्राइम अब हमें सुनने को नहीं मिल रहा है। तीसरी बात पोल्यूशन की है। पोल्यूशन जो बढ़ गया था, ऑटोमोबाइल, जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं या फैक्ट्रियां हैं, इनके चलने से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था और इस पोल्यूशन के कारण सभी पशु पक्षी और हम भी बहुत ज़्यादा बीमार फील करते थे, जो पोल्यूशन शायद नहीं रहा बिल्कुल भी। बड़े शहरों में जिसकी मात्रा 600 के करीब पहुंच जाती थी, आज 60 ही रह गई है, और अब शायद 60 भी नहीं रही है, क्योंकि कई दिन पहले इसको मापा गया था। अब बिल्कुल हमारा वातावरण बिल्कुल शुद्ध है, पशु पक्षी बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बहुत खुश नज़र आते हैं, प्रकृति बहुत शांत नज़र आती है। और इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो, फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों को ह्यूमैनिटी में ज़्यादा विश्वास है। पहले लोग अपने आप कमाने में लगे रहते थे, अपने आप अपने बारे में सोचते थे कि हमारे को सारा कुछ मिल जाए, लेकिन आज लोग दूसरों की सहायता में विश्वास करते हैं, जो दूसरों को दान देने में विश्वास रख रहे हैं, दान बहुत ज़्यादा दे रहे हैं लोग। तो ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि हर नेगेटिव चीज़ में कुछ पॉजिटिव ज़रूर छुपा होता है। ज़रूरत होती है कि ये हमें देखने की, हमारा दिमाग किस तरह का है। तो इस कविता से कवि यही कहना चाहता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें हमारे दिमाग में छुपी होती हैं, ये हमारे दिमाग की उपज होती है, बाहर कुछ भी बैड ओमन्स नहीं होता। जैसा कि कवि ने पहले पहरे में एक बहुत ग्लूमी, बहुत सैड सिचुएशन क्रिएट की और सेकंड पहरे में एकदम से चेंज करके उन्होंने बताया कि किस तरह से बैड, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो पॉजिटिव चीज़ों में बदल जाती हैं, पॉजिटिव चीज़ें हमें, पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देती हैं। इसके अलावा आज आपके देखो, जब पोएम पढ़ाई है तो होमवर्क भी ज़रूर आपको मिलेगा ही, तो कुछ इसमें क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चन है आपके 2-4, तो वो आप नोट कर लेंगे सभी। पहला प्रश्न है जैसे व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो। मैं इसकी ट्रांसलेशन आपको करके बताऊंगा और आप सभी बच्चों ने इसको ट्राई करना है। ट्राई मीन्स मतलब आपने करके देखने हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक होंगे या गलत होंगे। कल हम इनको सोल्व करके बताएंगे, उससे आप मैच कर सकते हो कि कहाँ कितना आपका ठीक हुआ है और कितना आपका गलत हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम क्लास में करते थे।
तो सबसे पहले आप ट्राई करोगे व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है आपको हमने बता भी दिया है, वर्ड मीनिंग में भी क्लियर किया है, तो आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इसको इस प्रश्न का उत्तर देना। व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, व्हाट मीन्स क्या। व्हाट डज द पोएट से, SAY है से, व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड, के कवि के मूड को किस चीज़ ने चेंज कर दिया। हाउ, हाउ का अर्थ होता है कैसे, हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड, और कवि का मूड किस प्रकार से चेंज हो जाता है। दूसरा प्रश्न आप देखिए, हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, कहता है इस कविता में कवि प्रकृति को किस तरह से प्रस्तुत करता है। प्रेजेंट करना मतलब प्रस्तुत करना, और नेचर मतलब प्रकृति। फ्रोस्ट कवि का नाम है, रॉबर्ट फ्रोस्ट का। द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू, नीचे दिए गए प्रश्न आपकी सहायता कर सकते हैं टू थिंक ऑफ एन आंसर, इस आंसर को देखने में, इस आंसर के बारे में सोचने में कि कवि ने प्रकृति का प्रयोग कैसे किया है। वट, पहला प्रश्न देखिए जैसे, वट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम, कि कवि ने इस कविता में किस पक्षियों का, किन पक्षियों का जिक्र इसमें किया है, या किन पक्षियों का नाम इसमें आया है। तो ये आपको पता है, क्रो का नाम आया है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी ना अपने आपको पड़ेगी, लेकिन आपने प्रश्न की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो सही से बनानी पड़ेगी, वो आपने देखना है, वो सीखना है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, थिंक मीन्स सोचना। डू यू थिंक ए क्रो इज़ ऑफन मैंशनड इन द पोएम, क्या तुम सोचते हो कि कविता में क्रो को मेंशन किया गया है, क्रो का जिक्र किया गया है। इसी में प्रश्न है आगे जुड़े हुए, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन योर माइंड, सॉरी गलत हो गया, इसको काटेंगे हम। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो, कहता जब आप किसी कौवे के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनती है। इमेजेस मतलब तस्वीर, क्या तस्वीरें आपके दिमाग में बनती हैं जब आप एक कौवे के बारे में सोचते हो। तो ये इससे अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान से आप देख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, इसके दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग है ये, पहला भाग आपको हिंदी करा दिया है। अगेन, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है ना, हेमलॉक ट्री क्या है। वाई, वाई मीन्स क्यों। वाई डजंट द पोएट, वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच, तो कहता है कि कवि ने हेमलॉक ट्री का ही जिक्र इसमें क्यों किया, हेमलॉक ट्री के बारे में ही क्यों लिखा। वाई डज, वाई आपको नजर आ रहा है, यस, वाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री, कि कवि ने ज़्यादा खूबसूरत पेड़ों के बारे में इसमें क्यों नहीं लिखा, जैसे कि सच एज, जैसे कि ए मैपल ट्री, जैसे कि एक मैपल ट्री होता है। मैपल ट्री आप समझ सकते हो